बात करेंगे। जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट और लाठी डंडे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो घटनास्थल पर सूचना पर पहुंची पुलिस। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के एक एक युवक का चालान भी किया है। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम घुटारा मासूमपुर का ये पूरा मामला है। तो मैनपुरी से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मारपीट और लाठी डंडों से हमला एक दूसरे पर ये लोग करते नजर आ रहे हैं। तो दो पक्षों के बीच में विवाद और दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलते नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों के एक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, तो चालान भी किया गया है। तो मैनपुरी से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट और लाठी डंडे चलने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के एक एक युवक का चालान भी किया है। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम घुटारा मासूमपुर का ये पूरा मामला है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेवर थाना क्षेत्र के मासूमपुर गांव का ये पूरा मामला है। मैनपुरी से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट का ये मामला है, जिसका अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। संज्ञान में पकड़ाया है और इसमें शुरू में इनिशियली जो है 151 के तहत पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी, लेकिन ऐसी जानकारी में आया है कि एक पक्ष ने इसमें तहरीर भी दी है थाने तक। तो इसमें एफआईआर दर्ज करके और गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने का। और उधर विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा सीट पर 2 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 2022 के चुनाव में अब करने जाएंगे। वहीं इन मतदाताओं तक पहुंचने के भसरक प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं अपने विधायक काल में विकास के कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, किस आधार पर वोटरों से वोट मांगेंगे, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने नेटवर्क 10 के संवाददाता राजकुमार चौधरी से खास बातचीत की है। देखिए। आज हम पहुंचे हैं दादरी। मेरे साथ मौजूद हैं दादरी के विधायक मास्टर तेजपाल जी। तेजपाल जी ने ये जो 2017 से जब तक का इनका विधायक निधि का जो काम है, उसके अलावा तमाम क्या विकास के कार्य हुए, क्योंकि इस समय विधानसभा के चुनाव के कहीं ना कहीं मोड़ पे जाते हुए हम लोग दिख रहे हैं। तो मैंने 2017 में विधायक बनने के बाद अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से आग्रह करके और मैंने कोशिश करी किसानों का समझौता हो जाए। किसानों का समझौता नहीं हो पाया तो मैंने एनटीपीसी जमीन लेकर के वो रास्ता 1 किलोमीटर का जो रह रहा था, बाईपास जो बना था, वो जुड़वा दिया। ये दादरी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब से वो जुड़ा है ग्रेटर नोएडा की जनता को और दादरी की जनता को और जो आसपास के गाजियाबाद के यहाँ के जाने वाले लोग हैं, मेरठ जाने वाले लोग हैं ग्रेटर नोएडा से, उनको बहुत लाभ हुआ, आवागमन की सुविधा हुई। ये दादरी के लिए एक बड़ा काम था। इसके अलावा मैंने जो किसानों की लंबी समस्या थी बहुत दिन से ग्रेटर नोएडा में, किसानों की कई समस्या थी, उनमें से मैंने 3 समस्या हल करवाई। सबसे बड़ा काम जो 1000 परिवारों को लाभ होगा, लीज बैक मैंने मंजूर कराया। नंबर 2, जो आबादी नियमावली, आबादी एक समझौते से बसपा सरकार में जो आबादी नियमावली बनी थी 2011 में, वो 2011 से लेकर के 2017-18 तक, यानी ना बसपा गवर्नमेंट में ना सपा गवर्नमेंट में वो लागू नहीं हुई थी। उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कह करके मैंने और माननीय पंकज सिंह ने उसको लागू करवाया। तीसरा, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ ये इंडस्ट्री एरिया बन चुका है, लेकिन बच्चों को यहाँ की कंपनियाँ लेती नहीं, बाहर के बच्चे लेती हैं, इसके लिए मैंने 40% का आरक्षण करा दिया। अभी आप देखेंगे कि जो महाचा गांव है उसके पास 2 जोन बने हैं, 2 सेक्टर बने हैं इंडस्ट्री के, एक 10 और 11, टेक जोन 10 और टेक जोन 11, और जो खेड़ी सुनपुरा है उसके पास टेक जोन 13 बना है। इन तीनों में 600 बड़ी कंपनी आ रही हैं। मैं समझता हूँ दादरी विधानसभा क्षेत्र के 90% नौजवान बच्चे और लोकल बच्चे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे उस आरक्षण के तहत। विधायक जी, एक अंतिम सवाल आपसे। आपका मार्जिन मुझे लगता है कि दादरी विधानसभा सीट पे इतना रहा होगा, शायद ऐतिहासिक, मेरे ख्याल से 70,000 से ज़्यादा वोटों से आप जीते, जो आपकी लीड रही। इस बार आपको क्या लगता है कि कहाँ किस जगह अपने आप को फिट माने? देखिए, मैं 70,000 से नहीं 82,000 वोटों से जीता 2017 में, और मैं आपको बता दूं, और इस बार मैं बताता हूं मेरा अंतर रहेगा लगभग 2.5 लाख का, 2 और 2.5 लाख के बीच रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपका गठबंधन उनका नहीं है और
बसपा के कैंडिडेट की कोई छवि भी नहीं है जो यहाँ उम्मीदवार बनाया। वहाँ के लोग जानते हैं, आसपास के लोग क्या काम करे उनने। सपा का भी कोई आधार नहीं है। अच्छा, नई वोट बनाने का जो टारगेट है वो कितना इस बार, क्या लगता है कि कितने वोटर होंगे? देखिए, जब मैं चुनाव लड़ा पहले 4,35,000 वोट थे। आज लगभग 6.5 लाख वोट हो जाएंगे। तो आप समझ लें 2 लाख वोट नए बने हैं और 2 लाखों में 55% भाजपा के हैं। भाजपा के बने हैं नए वोट, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2-2.5 लाख वोटों से आपके जीत का अंतर रहेगा दादरी विधानसभा में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कर्म ही पूजा है, इसलिए कर्म कीजिए। और अगर काम किए हैं तो उन कामों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चुनाव का ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, दादरी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल गाजियाबाद के मोदी नगर में पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस दौरान ये कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी को 351 प्लस सीटें मिलेंगी। जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जिन्होंने इस देश के किसानों को लामबंद करके, गांधी जी का साथ दे करके इस देश से अंग्रेज उनके पास विभाग नहीं, उनके पास सड़क वाला विभाग है। सड़कें पूरी ध्वस्त हो गई हैं और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है इन मंत्री जी ने सड़क व्यवस्था को। उस पर जवाब दिया करें, उस पर बोला करें। 2022 में समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि हम अपने गठबंधन के साथ 351 प्लस सीटें जीतेंगे। यूपी टीईटी के पेपर छापने का ठेका देने की डील नोएडा के सेक्टर 18 स्थित 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में हुई थी। दरअसल संजय उपाध्याय और आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड के डायरेक्टर राय अनूप प्रसाद की मुलाकात 23 नवंबर को इस होटल में हुई थी। बताते चले कि यूपी एसटीएफ को होटल का सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें दोनों साथ जाते नजर आ रही हैं। इसी के 3 दिन बाद 26 नवंबर को संजय उपाध्याय ने टीईटी के पेपर छापने का ठेका करीब 13 करोड़ में राय अनूप प्रसाद को दे दिया। राय अनूप प्रसाद की कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, इसीलिए उनसे ये ठेका 4 छोटी छोटी प्रिंटिंग प्रेस को दे दिया गया। जानकारी के अनुसार परीक्षा शुरू होने से पहले ये पेपर लीक हो गया। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं नोएडा में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने समीक्षा बैठक की, जिसमें सीपी आलोक कुमार सिंह ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पुलिस अधिकारियों को जनता से अच्छा व्यवहार और संवाद करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा चिन्हित जगहों पर फुल पेट्रोलिंग और पेट्रोलिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कानून की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कमिश्नर के द्वारा तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनको ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी नियमों का या फिर कानून की अवहेलना करता है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और उधर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल थाना फेज 2 के सेक्टर 110 की एक सोसाइटी में सब इंस्पेक्टर के बच्चे की साइकिल चोरी हो गई थी। वहीं साइकिल चुराने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि 4 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। बताते चले कि पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के थाना जेवर पुलिस टीम ने आरोपी को उसके निवास से गिरफ्तार किया है। बताते चले कि आरोपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हाथ ही बड़ी सफलता लगी है। दरअसल 10,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये वांछित चल रहा था, जिसको लेकर अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। 10,000 का इनामी घोषित था।
और उधर मैनपुरी में कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दे दी है। बताते चले कि मैनपुरी के सैनिक स्कूल में 90 छात्रों में से 5 छात्र कोरोना की चपेट में आकर संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 5 छात्रों के पॉजिटिव होने की जानकारी मिलते ही प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। वहीं मैनपुरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीपी सिंह के आदेश के बाद सभी पॉजिटिव छात्रों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी छात्रों को स्कूल में बने कमरों में ही क्वारंटाइन किया गया है। बताते चले कि पॉजिटिव मिले सभी छात्रों के परिजनों को भी स्कूल संचालक द्वारा सूचित किया गया है। वहीं पॉजिटिव मिले सभी छात्रों के परिजनों को भी घर पर ही क्वारंटाइन रहने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए हैं। कोरोना ने दस्तक दी है, क्या मामला है, कितने बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं? कोरोना का लोकल सैंपलिंग चल रहा है। प्रतिदिन 3000 सैंपल किए जा रहे हैं, जगह जगह किया जा रहा है। उसके तहत ही जो है कल सैनिक स्कूल में लोकल सैंपलिंग कराई गई। उसमें जो है 5 बच्चे एंटीजन पॉजिटिव पाए गए, उनको आइसोलेट कर दिया गया और आर्टिफिशियल टेस्ट के लिए भेज दिया। और पश्चिमांचल लाइव में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अरे भगवान, क्या निहार रही हो? कुछ नहीं जी, सोच रही हूँ कि आज हम भी इस लायक हुए कि अपनी बेटी को अच्छे से विदा कर पाए। वरना मैं तो सोचती थी अपनी छोटी सी किसानी भी कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। कहाँ हम अपनी बिटिया को कुछ दे पाते। सच कह रही हो। वो तो भला हो सरकार की ईमानदार सोच का, जिसकी वजह से हमारे जैसे न जाने कितने किसानों का कर्जा माफ हो गया और पीएम किसान योजना से मिलने वाले पैसों की वजह से खाद पानी के लिए दोबारा किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ा। इसीलिए आज इज्जत से सर उठाकर जी पा रहे हैं। हाँ। गरीब को अनाज है वादा किया, किसान का कर्जा माफ, पिछले पेमेंट जो रोके थे किया गन्ने का बकाया सौ। अरे मिठो एम्स बनाए हैं, घर घर में पानी लाए हैं, गांव शहर की सड़कों को सबको चौचक बनवाए हैं, सबको चौचक बनवाए हैं। जो दिल्ली दूर होती थी अब उसको पास लाए हैं। पहले बर्थडे मनते थे अब श्रद्धा के दीप जलाए हैं, श्रद्धा के दीप जलाए हैं। बेटियां सुरक्षित भई, मिली खुशियां सभी को नई, खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, भी आशाओं को एक नई उड़ान है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी रूल्स तोड़ने से गेम ही बदल जाता है। 20 साल पहले कौन सोच सकता था कि शादी के रिश्ते इंटरनेट पे भी हो सकते हैं। सही आइडिया, सही मौका
गेम बदल सकता है। मिलिए शाक अनुपम मित्र। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगरा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट और सतर्क नजर आ रहा है। वहीं पुलिस निरीक्षण कर अति संवेदनशील बूथों के बारे में जानकारी जुटा रही है। बताते चले कि शमशाबाद थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा अति संवेदनशील बूथ मौजूद हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन लगातार चुनाव की तैयारियां करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा की शमशाबाद पुलिस के द्वारा क्षेत्र में अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस ऐसे बूथों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है जो चुनाव के समय पर अति संवेदनशील बने रहते हैं। पुलिस लगातार बूथों का सत्यापन करने में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और लगातार प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहा है। मैं नरेश धाकरे, नेटवर्क 10 आगरा। और एक तरफ तो देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक से सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट और सतर्क है, तो वहीं दूसरी तरफ शाहजहांपुर में मांगे पूरी न होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सीएमओ कार्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। अब ऐसे में मुख्यालय से लेकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 का टीकाकरण लगभग बंद हो चुका है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग में 90% संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 टीकाकरण भी लगातार प्रभावित हो रहा है। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। टीकाकरण यही लोग करा रहे थे। टीकाकरण जो हमारे संविदा स्टाफ है वही करा रहा, और परमानेंट स्टाफ बहुत कम है जो कि वो अपना काम कर रहा है। जहाँ जहाँ वो तैनात हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन संविदा कर्मचारी ये स्टाफ जो है ये स्ट्राइक पर है, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब हमने 100% कोविड वैक्सीनेशन किया है, इन्हीं के बल पे ही हमने ये जो है लक्ष्य प्राप्त किया है। और इन्होंने ही ये श्रेय इन्हीं को जाता है कि इन्होंने 100% टीकाकरण प्रथम डोज की करवा लिया है, और इन्होंने ही 49% द्वितीय डोज भी लगवाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। कासगंज के अमापुर कोतवाली क्षेत्र के गांव देवपुर में पुरानी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान के भाई को आरोपियों ने गोली मार दी। वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में जिला हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया, जहां युवक की मौत हो गई। वहीं आक्रोशित और गुस्साए ग्रामीणों ने अमापुर कोतवाली का घेराव किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं बरेली की तहसील फरीदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें नकली सर्टिफिकेशन वैक्सीन का सर्टिफिकेट के एवज में लोगों से 500 रुपए की वसूली भी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिना वैक्सीन लगवाए ही ये प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। बताते चले कि विदेश जाने वाले लोग फर्जी तरीके से वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र खरीद रहे हैं। वहीं प्रशासन को इसकी जानकारी मिलने पर इस मामले की जांच की जा रही है। हमारे वहाँ पे कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है। जो वैक्सीनेशन लगवाने आता है उसकी बाकायदा एंट्री करी जाती है, उसका आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद उसको जारी होता है। वो जो आप बता रहे हैं उस नाम के हमारे वहाँ कोई एंट्री नहीं है, नहीं हमारे वहाँ उसको कोई वैक्सीन लगाया गया। बिल्कुल होंगे, फर्जी तरीके से किया गया। हमारे वहाँ इस तरह का कुछ हुई नहीं। और उधर मुजफ्फरनगर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि चोर ने एक घर को उस समय अपना निशाना बनाया जब घर के सभी लोग एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर शातिर चोर ने बंद पड़े मकान से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी की और मौके से फरार हो गए। लेकिन चोरी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को चोर के पास से चोरी की गई ज्वेलरी, एक स्कूटी और चाकू भी बरामद हुआ है। अलीगढ़ के जहरीली शराब कांड में जेल भेजी गई मुख्य आरोपियों में शामिल ऋषि शर्मा की पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा की देर रात मौत हो गई। दरअसल बीमारी के चलते उन्हें हालत बिगड़ने पर जेएन मेडिकल कॉलेज लाया गया था, मगर डॉक्टरों ने उन्हें
उनकी हालत देखते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार ने जानबूझकर मौत का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं परिवार का यह आरोप है कि जमानत के बाद उनकी रिहाई शुक्रवार को जमानती सत्यापन के फेर में टाली गई थी। वहीं अब परिजन समेत बसपा नेता धरने पर बैठे हैं। देखिए, बड़े दुख की खबर है कि हमारी अपनी जेल की एक महिला बहन रेणु शर्मा, जो इधर लगातार मेडिकल कॉलेज में ही इलाज चल रहा था इनका, लगभग 10 तारीख से लेके 2 तारीख तक मेडिकल कॉलेज में ही थी। लेकिन कल रात को एकाएक जैसा हुआ हो, बीपी बढ़ा हो, भी डायबिटीज और बीपी के पेशेंट भी थे, और हमारे डॉक्टर साहब, फार्मासिस्ट साहब मौके पर पहुँचे, लेकिन हम जीवन बचाने में असफल हैं। इसका हमें बहुत खेद है। सर 10 तारीख को मम्मी को एडमिट करा था यहाँ पे JN मेडिकल में। उसके बाद 15 को डेट थी, तारीख पे जाना था उनको। स्थिति बहुत ख़राब थी, पुलिस प्रशासन पूरा आ गया था वहाँ पर JN मेडिकल में। उनके सामने भी बेहोश हो गई थी और डायबिटीज़ कंडीशन थी 500 550। उसके बाद नेबुलाइजर से सांस लेनी थी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी। उसको हटा के वहाँ से डिस्चार्ज कराया दबाव बनवा के प्रशासन का, और एम्बुलेंस में कोर्ट ले गए। कोर्ट में ऊपर जाने की स्थिति में नहीं थी, एम्बुलेंस में ही सरकारी कोर्ट पेश कर सवाए और स्टैंप लगाया, साइन करने की हालत में नहीं थी। साइन भी फिर बाद में ज़बरदस्ती कराए जैसे हुए। और वहीं बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में किसान के घर में हथियारों के बल पर परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं लूट का विरोध करने पर परिवार से जमकर मारपीट भी हुई। जानकारी के मुताबिक सोने चांदी समेत करीब 4 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। ये बताया जा रहा है कि आधा दर्जन बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर में एसटीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां अल्लाहगंज थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय 2 मादक पदार्थ तस्करों को 8 क्विंटल गांजे के साथ मौके से गिरफ्तार किया है। बताते चले कि गिरफ्तार किए गए सभी तस्करों के पास से 4 ATM कार्ड, DL गाड़ी की RC और साथ ही मोबाइल फोन समेत नकदी भी बरामद हुई है। वहीं मादक पदार्थ तस्कर उड़ीसा से गजाला कर विभिन्न राज्यों में सप्लाई किया करते थे। फिलहाल पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए तस्करों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। और वहीं पुलिस अधीक्षक S आनंद का ये कहना है कि पूछताछ के दौरान जो भी तथ्य, जो भी बातें सामने निकल कर आएंगी, उनके आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात STF उत्तर प्रदेश और जनपद शाहजहांपुर के थाना अल्लाहगंज पुलिस द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों का तस्कर गिरफ्तार किया गया, उसके साथी समेत, और उसके कब्जे से 8 कुंतल गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए आंकी जाती है। हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के एक कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पिछले 4 दिन से लापता करीब 7 साल की मासूम का शव पड़ोस के ही एक घर में संदूक में बरामद किया गया। आपको बताते चले कि मासूम पिछले 4 दिन से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी पार्टी परिवार वालों ने थाने में दर्ज भी कराई थी। तभी से पुलिस और परिवार के लोग मासूम की तलाश में जुटे हुए थे और तभी मोहल्ले में लगी CCTV कैमरे की मदद से मासूम का पता लगाया गया। तो परिवार वाले और मोहल्ले के लोगों ने जब उस घर में जाकर देखा तो मासूम को ढूंढने की कोशिश की और मासूम का जो शव है वो मौजूद बक्से में बंद मिला, जिसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची और एक संदिग्ध युवक को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई, जिसके बाद पुलिस ने घर का ताला तोड़कर फॉरेंसिक टीम के लिए जांच कराई है और मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक बच्ची की मिसिंग के संबंध में कल एक सूचना थाना हापुड़ नगर को प्राप्त हुई थी, जिस पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आज विवेचना के दौरान ही ये जानकारी प्राप्त हुई कि पड़ोस के घर में जहाँ वो लड़की रहने वाली थी, किसी के जस्ट बगल में ही एक घर है, वहाँ पर संभवतः बदबू आ रही है, वहाँ पर कुछ ऐसी संदिग्ध चीज़ हो सकती है। इस सूचना पर पुलिस आई है, घर में ताला बंद था, नियमानुसार उसे ताला खुलवाया गया। उसके बाद फील्ड यूनिट के साथ में घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो एक बक्से में उस 6 वर्षीय बच्ची का शव मिला है, जिसे नियमानुसार पंचायतनामा भर करके PM के लिए भेज दिया गया है।
और वहीं मुजफ्फरनगर की पॉस्को कोर्ट ने एक दुष्कर्म के आरोप को 10 साल तक के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी पर 27,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल बताते चले कि जनपद के एक गांव में एक 14 साल की किशोरी के साथ उसके सगे मामा ने 2 साल से बहला फुसलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था। वहीं 21 अप्रैल 2017 को मामा जितेंद्र पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ बाइक पर लेकर फरार हो गया था, जिसके कई दिनों बाद जब पीड़िता घर लौटी तो उसने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। श्रीमान संजीव तिवारी जी द्वारा संजीव तिवारी जी विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम में सरकार बनाम जितेंद्र आदि धारा 363, 366, 376 और 5/6 पोक्सो अधिनियम में सज़ा सुनाई गई है। घटना 21/4/17 की शाम 6 बजे की है। पीड़िता की उम्र 14 वर्ष और मुलजिम जो है वो पीड़िता के सगे मामा हैं। और वहीं मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा हो गया जब एक कार नहर में समा गई। दरअसल कार सवार दंपति में से पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं इस मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल ऑल्टो कार सवार एक दंपति देर रात देवबंद से एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के बाद अपने गांव नगला राय वापस लौट रहा था और उसी दौरान चरथावल कस्बे में क्षेत्र में कार चालक पति को नींद की झपकी लगने से कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिस कारण यह हादसा हुआ। जो है रात की शादी पार्टी से आ रहे थे और जैसे जा रहे थे बताया जा रहा है कि इनके सामने नील गाय आई और उसको बचाते हुए जैसे उन्होंने ब्रेक लगाया, इनका डिसबैलेंस हो गया, इनकी गाड़ी जो है नहर के अंदर गिर गई। साथ ही यहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाई और उनको जिला अस्पताल तक पहुँचा दिया गया। बस यही था अभी तक। और चलिए फिलहाल पश्चिमांचल लाइव के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए अब बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। तो समझ में चाहिए ना। अरे ये क्या कर रही है? अपने लिए कुछ बचाई हो कि नहीं कि सब हमको ही परोसे दे रही है? चिंता मत करिए, इतना बचाए कि अभी कोई मेहमान भी आ जाए ना तो वो भी भूखा ना जाएगा। हमारे घर से कोई भूखा ना